वॉइस ऑफ धर्मा वॉरियर्स पर आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इस बार जो कड़वी जो गोली दी है ना, इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी क्या भारत ने कोई एक मैसेज छोड़ा है अपने स्वदेशी हथियारों के माध्यम से। हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। पिछली सरकारों ने तो सुनने में ये भी आ रहा था कि आर्मी को उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तक भी नहीं दी और एरोप्लेन तक में दलालियां होती थी। हमारे जो डिफेंस सिस्टम वो भी हमारा था, अटैकिंग सिस्टम वो भी हमारा था। यानी भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस होने के बाद में कोई पूरी दुनिया की महाशक्तियों को कोई एक ऐसा मैसेज दिया है जिससे कि उन सबको एक झटका लगा हो या एक भारत की ताकत उनको महसूस। अपने हथियार बेचने के दिमाग में रखते हैं कि भैया अब भारत के पास हमसे ज्यादा अच्छे हथियार हैं। विदेशी सांसदों को भी भारत विदेश भेज रहा है, तो इसका क्या कारण है? और एक तो जमीन पर लड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़ा जाता है, और दूसरा इंफॉर्मेशन वॉर होता है। किस तरह की घिनौनी हरकत करता है, धर्म के नाम पर देश में दंगे फैलाने की कोशिश नहीं, देश को अपमानित करने की भी। ये ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई भारत ने क्या हथियारों से ही लड़ी है या फिर कूटनीति से? हमने दुनिया को ये समझाने में हम सफल रहे कि ये हमारा हक था। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ धर्मा वॉरियर्स पर आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हमारे साथ हैं श्रीमान प्रताप राव कौशिक जी। आइए जानते हैं इनसे। हाँ जी, बोलिए। वास्तव में देखिए, आप आ रहे थे तो उससे पहले भी अभी हम कुछ लोग मित्र बैठे थे तो चर्चा केवल एक ही बात की थी। ये थी कि क्योंकि पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने जब भुज में गए तो उन्होंने दो बार चैलेंज कहा कि अभी तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चर्चा इस बात की थी कि पिक्चर कब आएगी। बड़े अताले हो रहे हैं हम सब कि पिक्चर देखें। बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है ऐसी पिक्चर। नहीं, बिल्कुल। हमने तो बचपन से देखा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंककारी गतिविधि करके हमारे लोगों को मार कर, कभी बम धमाके करके हमें परेशान करता रहा। केवल हम कड़ी चुनौती देते रहे, कड़ी चेतावनी देते रहे। लेकिन इस बार जो कड़वी जो गोली दी है ना, उसने पाकिस्तान के जीवन की इस बार तो बहुत हालत नाजुक कर दी। लेकिन उससे ज़्यादा जो अब रक्षा मंत्री जी ने जो कहा है, उसके बाद तो हमारी अपेक्षाएं, पूरे देश की अपेक्षाएं बढ़ गई। दूसरा, पाकिस्तान भी रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने तो ये कहा कि 18 के बाद कभी भी वापस भारत हमला कर सकता है। तो डर और खौफ तो इतना है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन इस बार मुझे जो लगता है, सरकार, जनता और सेना तीनों एक साथ मिलकर तय कर चुकी है कि अब नासूर ज्यादा दिन नहीं पालेंगे, अब खत्म करेंगे इस चीज को। अब ये आर और पार है। पाकिस्तान को कह दिया है, तुम्हारा आतंकवाद वो केवल हल्का फुल्का नहीं माना जाएगा, इसे भारत पर हमला माना जाएगा। और भारत पर हमला तो हमने बता दिया है कि उनके परमाणु ठिकानों को भी हिलाकर कि भैया कि हमारा हमला जो होगा ना इस बार, कि पाकिस्तान पूरा गोल हिल जाएगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी क्या भारत ने कोई एक मैसेज छोड़ा है अपने स्वदेशी हथियारों के माध्यम से? आगे कोई इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि आमतौर पे जैसे कारगिल युद्ध हमारे जो सबसे निकट, जिसकी हमें काफ़ी जानकारी भी है, जैसे कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ वो भी हम पे थोपा गया था। क्योंकि कारगिल की पहाड़ी पर और कश्मीर की पहाड़ियों पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के लोगों ने आतंकियों के भेष में जिस तरह से कब्जा कर लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए भारत ने बोफोर्स गन का इस्तेमाल किया था। वो बोफोर्स गन के जो एमिनेशन, बारूद, वो हमारे पास नहीं थे, गोले नहीं थे। और इमीडिएट उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे रक्षा मंत्री, तो भारत ने मुंह मांगे दाम पे वो फ्रांस से खरीदे। और उस समय हमारे पास तमाम संसाधनों की भी बहुत कमी थी, ये हालत थी। लेकिन उसके बाद जैसे कारगिल युद्ध हुआ तो वाजपेयी जी की सरकार ने एक तय किया था, नहीं अब
सेना को इस तरह से हम कमजोर हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो उसी समय उन्होंने सेना में कई परिवर्तन, जैसे एक तो उन्होंने कहा कि सेना में कंबाइंड एक सिस्टम बने, इसलिए उसी के आधार पर उसी समय जो रिपोर्ट आई CDS बना जी। फिर अब हम थिएटर सिस्टम को लाने की बात कह रहे हैं कि थिएटर सिस्टम क्या होता है, जैसे बड़े बड़े देशों में चाइना और अमेरिका वगैरह होते हैं, थिएटर होते हैं, थिएटर में एक ही कमान होती है, सारी सेनाएं मिलकर एक साथ मिलकर काम करती है। और इस बार हम लोग अभी उसकी प्रक्रिया में है, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान के साथ जो ये लड़ाई शुरू हुई है, इसमें थिएटर की तरह ही हमने काम किया है। हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। हमले वायुसेना ने किए तो दबाव थल सेना और नौसेना का भी इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान बॉयलर में जैसे पकते हैं वैसे पक गया। क्योंकि ये मोदी जी ने किया है, क्योंकि सिस्टम बदल के उन्होंने पिछली सरकारों ने तो सुनने में ये भी आ रहा था कि आर्मी को उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तक भी नहीं दिए थे, और मोदी जी ने सारा सिस्टम बदल दिया। क्या ये इसी वजह से हुआ है? हाँ जी, क्या दिक्कत क्या थी कि भारत जैसे आजाद हुआ तो भारत की सेना तो बटी गई थी, उस समय अंग्रेज दलाल भी छोड़ गए थे, तो भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के नाम पर उसी समय से दलाली का तंत्र खड़ा हो गया। नेहरू जी के टाइम पे ही सेना की जीप जो खरीद में घोटाले का मामला आया था, बाद में तो अपन जानते हैं कि पनडुब्बी से लेके और बोफोर्स गन तक और हवा मिसाइलों से कई मिसाइलों से लेके और एरोप्लेन तक में दलालियां होती थी। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद 14 में सारी नीतियों को बदला। उन्होंने इस दलाली के सिस्टम को खत्म करके भारत की जरूरत के हिसाब से, और साथ में ध्यान दिया है कि हम जो हथियारों के ऊपर विदेश के ऊपर निर्भर ही क्यों रहे। उन्होंने जो स्वदेशी जो उद्यम थे, जो स्वदेशी हथियारों का जो ट्रायल हो रहा था, परीक्षण हो रहा था, या जो कोशिश हो रही थी, उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और हमारे वैज्ञानिकों को छूट दी कि वो स्वदेशी हथियारों का निर्माण करें। और उसी का आज असर है कि हम किसी पे निर्भर नहीं है। हमारे जो डिफेंस सिस्टम वो भी हमारा था, अटैकिंग सिस्टम वो भी हमारा था, यानी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारी थी, और आकाश डिफेंस सिस्टम भी हमारा था। हम पूरी तरह से स्वदेशी शस्त्रों से सज्जित हो गए, इसलिए हमें किसी से मंगाने की इस बार जरूरत नहीं थी। हमें तो अपने उत्पादन, और यही कारण था कि भारत में कॉन्फिडेंस था भारत की सेना में, अरे मारो एक की जगह 4 मिसाइल, हमारे पास तो मिसाइल हम ही उत्पादन करेंगे। भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस होने के बाद में कोई पूरी दुनिया की महाशक्तियों को कोई एक ऐसा मैसेज दिया है जिससे कि उन सबको एक झटका लगा हो, या एक भारत की ताकत उनको महसूस हुई हो, या भारत का एक डर उनको महसूस हुआ हो? देखो, डर से ज्यादा 2 बातें हैं। एक तो हथियारों के सौदागर हैं बहुत बड़े दुनिया में, जो कहते हैं कि जितने भी ऐसे वॉर हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं शस्त्र उत्पादन करने वाले देशों का भी बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनके शस्त्र तभी बिकेंगे जब युद्ध होगा, तो वो भी कोशिश करते रहते हैं। तो एक तो झटका उनको लगा कि भारत अब युद्ध करेगा तो उनके शस्त्र तो बिकने वाले नहीं, तो इसलिए उनको तो जिस तरह का वो इंटरफेरेंस करते थे, युद्ध को बढ़ाया जाए और उलझाया जाए, विषय को सुलटने नहीं दिया जाए, तो वो अब एक मैसेज चला गया उनको जो अपने हथियार बेचने के दिमाग में रखते हैं कि भैया अब भारत के पास हमसे ज्यादा अच्छे हथियार हैं, और भारत की ये हथियार अगर मान लो प्रदर्शन करने लगे तो दुनिया के दूसरे देश भारत से हथियार खरीदने लगेंगे देखकर, और हमारे हथियारों की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि उनके हथियार तो परीक्षण में ही नहीं आए हैं। देखिए, इस समय ब्रह्मोस का जो प्रदर्शन हुआ, आज दुनिया के सारे जितने भी रक्षा वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये कहने लगे कि ब्रह्मोस से अच्छा मिसाइल किसी भी देश के पास नहीं है, जो ब्रह्मोस को जिस तरह से मोदी जी ने पूरी दुनिया को संदेश ये दिया। और इसका क्या हुआ कि वो कांपने लगे हैं, डरने लगे हैं,
शस्त्र उत्पादन करने वाले देश, कि अब एक बहुत बड़ा व्यापार उनके हाथ से निकलकर भारत के पास आ जाएगा। और ये बात सच है, अभी कम से कम इसके बाद मेरी जो जानकारी है कि पिछले 7-8-10 दिनों में 66 देशों ने ब्रह्मोस के बारे में जानकारी मांगी है। सर्च किया, सर्च नहीं, भारत सरकार से जानकारी मांगी है। कई देश अब ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत सरकार से बात शुरू कर चुके हैं, कतार में खड़े हैं। हमने केवल अभी तक फिलीपींस को दी है, और लेकिन अब बड़ी संख्या में हम तो सेकंड जनरेशन पे भी जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से एक लिस्ट भी वायरल हो रही है कि इतने देश कतार में खड़े हैं। हाँ, लगभग 15-16 देश। ये तो सोशल मीडिया की बात है, और निश्चित तौर पे, और जिस तरह से हमारे तेजस 6 जनरेशन आ रहा है, या हमारे और भी देखिए, भारत इस समय जो भारत के शस्त्र उत्पादन को लेकर जो परीक्षण हो रहे हैं, उसकी जानकारी को लेकर दुनिया भर में एक खलबली सी है। सब लोग जानना चाह रहे हैं भारत अगला क्या लेके आने वाला है। जैसे अभी इन दिनों चल रहा है काली करके एक बड़े शस्त्र का उत्पादन हो रहा है, ऐसे ही प्रोजेक्ट कुश भारत का चल रहा है। तो ये सारे ऐसे हैं कि इस तरह की मिसाइल्स, और इस तरह की अभी मेरे को किसी ने जानकारी दी कि भारत अब इस तरह के ड्रोन सिस्टम को बनाने जा रहा है कि वो जो ड्रोन होंगे वो एक मक्खियों के झुंड की तरह हमला करेंगे, और वो अपने पंख फैलाकर इंफॉर्मेशन लेने से लेकर और अटैक करने तक का सारा काम करेंगे। एक साथ हजारों मक्खियों के झुंड, मतलब हजारों की संख्या में ड्रोन, और उसका परीक्षण चल रहा है, और वो कभी भी भारत की सेना में शामिल हो सकता है। तो इस तरह भारत, और जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो भारत अब दुनिया की नंबर 4 सेना नहीं है। अभी तक ऐसे कहते थे कि भारत जो है नंबर 4 सेना है। मेरा कहना है कि भारत नंबर 1 के स्थान पर जितने हैं उनके बराबर आके खड़ा हो गया है। तो इसलिए भारत आज दुनिया की नंबर 1 सेनाओं में से एक हो गया। तो इसलिए ये चीजें हमें समझनी होगी कि भारत जो है इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से अपनी उस रियल ताकत को बताने में सक्षम है। अभी सुनने में आ रहा है कि विदेशी सांसदों को भी भारत विदेश भेज रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, पहले क्या था कि जब क्या है, वॉर है ना, वॉर एक तो जमीन पर लड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़ा जाता है, और दूसरा इंफॉर्मेशन वॉर होता है कि इंफॉर्मेशन, कि हम सूचनाओं के माध्यम से, जिस तरह से पाकिस्तान सूचना युद्ध भी लड़ रहा है। लेकिन एक और भी होता है जो कूटनीति होता है, क्योंकि हम इस जो संपूर्ण विश्व वो एक हिसाब से काम करता है, तो ऐसे में अलग थलग पड़े नहीं रह सकते। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने जो किया है, उसका सही सही दुनिया को पता रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के देश मिलकर कोई ना कोई निर्णय पे पहुंचते हैं। तो हम इस मामले में सफल रहे। पहली बात तो जब पाकिस्तान ने के प्रेरित आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगांव पर जिस तरह का नृशंस जो हत्याएं की, उस नृशंस हत्या के बाद हम दुनिया को ये बताने में सक्षम रहे कि पाकिस्तान किस तरह की घिनौनी हरकत करता है। धर्म के नाम पर देश में दंगे फैलाने की कोशिश नहीं, देश को अपमानित करने की भी कार्रवाई कर रहा है, और देश को कमजोर और खत्म करने की सोचता है पाकिस्तान। ये हमने दुनिया को बताया। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है वो समझाया। दूसरी बात, उसमें हम सफल रहे, और उसके कारण, वो समझाने के कारण दुनिया ने क्या कहा, भारत को हक है उन आतंकियों को खत्म करने का, आतंकी जहां छुपे हैं वहां हमला करने का, आतंकियों को जो बचाने वाले उनको भी फोड़ने का। तो इसलिए हमने सारे काम किए। हमने ढूंढे आतंकी, उनके ऊपर डाले बम, 9 सेंटर उनके तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी
अपने घर के अंदर ही खत्म हो गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई भारत ने क्या हथियारों से ही लड़ी है या फिर कूटनीति से भी लड़ी है? किस तरीके से एक अचीवमेंट लिया? देखिए, मैं बताऊं कि हथियारों की लड़ाई तो एक जमीनी लड़ाई होती है। असलियत में तो ये है कि हमने जो किया वो उसका हमें हक था और वो सही था। ये दुनिया के दिमाग में बैठा देते हैं तो युद्ध में विजय मानते हैं। तो हमने कूटनीति के माध्यम से हमने दुनिया को ये समझाने में हम सफल रहे कि ये हमारा हक था और इस हक को हमने पूरे बखूबी पूरा किया। तो इसलिए हम कूटनीतिक तौर पे पाकिस्तान को परास्त करने में सफल रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जो सांसदों का जो दल, जो सर्वदलीय सांसदों का दल देश में भेजा रहा है, ये देखिए, ये भारत में पहली बार प्रयोग, दुनिया में शायद कहीं प्रयोग नहीं आया इतने। अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास और बाकी चल रहा है, और साथ में यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा है। हाँ। लेकिन इन देशों ने अपने कोई इस तरह के दल जो है दुनिया भर पे भेजे हों लोगों को अपने, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम ये सर्वदलीय दल भेजकर दो बातें कर रहे हैं। हम एक बात तो ये कर रहे हैं कि पूरा भारत इस तरह के मसलों पर, पूरा भारत एक है। 140 करोड़ जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, वो 140 करोड़ एक स्वर में ये बोल रहे हैं कि अब सहन नहीं होगा, नहीं करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, हम बता रहे हैं कि हम एविडेंस के साथ बता रहे हैं क्या कारण थे और हमने क्या किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों को हम जब फर्स्ट हैंड जानकारी देते हैं तो उनको समझ में आता है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार कि जब जानकारी नहीं होती तो अनजाने में किसी देश का पक्ष डुलमुल होता है। लेकिन अब जानकारी सब देशों तक पहुंचेगी और पाकिस्तान इस मामले में फेल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के वहाँ के राष्ट्रपति को ही कोई देश सुनने को तैयार नहीं है और हम सांसदों को भेजकर हम अपनी बात कर रहे हैं। ये एक बहुत, ये भी एक, ये इस ऑपरेशन सिंदूर का ही एक पार्ट है, सांसदों का दल जाना। ये एक, मेरा मानना है कि देखिए, मोदी जी की कोई बुराई कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कोई पसंद नहीं करता होगा और कोई किसी के पेट में दर्द होता होगा कि वो आखिर में सफल क्यों हो गए। लेकिन देश के लिए तो बहुत ही अच्छा, लाजवाब। पहली बार ऐसा लगा है कि भारत के तीनों जल तक नभ सेना नहीं, पूरा भारत एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा है, मैंने कोई भी नहीं छूटा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये मसला केवल अब सेना और पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला केवल सरकार और सरकार का नहीं है, ये मसला सशस्त्र बलों का और पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला भारत के हर नागरिक का बन गया है। और हर नागरिक को उन्होंने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इस युद्ध में शामिल करके, इन परिस्थितियों में राष्ट्र के लिए तैयार करके जो ज्वारखड़ा किया है, ऐसा देखिए कम आता है। हाँ, 1965 के युद्ध में शास्त्री जी ने वो एक मजबूरी के तहत किया था। उन्होंने जब हमें गेहूं आना बंद हो गया था और सेना के पास सामरिक हथियार नहीं थे, तो उन्होंने सोमवार के व्रत का आह्वान किया था, तो काफ़ी लोगों ने किया था। साथ में उन्होंने धन मांगा था, तो लोगों ने अपने जेवर दे दिए थे। तो ये इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा हुआ था। लेकिन उसके बाद इस समय सरकार ने धन की इच्छा नहीं की, क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता को पूरी तरह से मानसिक रूप से हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए, और आज जनता पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अक्सर दरअसल देखा जाता है कि सिर्फ सेना का ही दायित्व होता है, जब आम नागरिक उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होते, मेंटली भी नहीं होते, वो सिर्फ देखते हैं कि सेना अपना काम कर रही है। बिल्कुल। तो मोदी जी ने सबको एक साथ जोड़ दिया और युद्ध को
पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि हमने युद्ध को भी त्योहार के जैसे मनाया है। वो सुपर कमांडर की तरह काम करे। हाँ। इसलिए मोदी जी को कहना चाहिए कि इस युद्ध, ये जो काल चल रहा है, इस काल में वो एक प्रधानमंत्री नहीं, सुपर कमांडर की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें सेनाएं, प्रशासन, सरकार, सारे देशवासी, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, सारे सब मिलकर एक साथ एक स्वर में उनके साथ युद्ध में कोई ना कोई भूमिका, कोई मानसिक तौर पे निभा रहा है तो कोई फिजिकल तौर पे निभा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा किसी भी देश में पहली बार हुआ होगा कि युद्ध की परिस्थितियों में भी आम जनमानस त्योहार मना रहा है। हम त्योहार मना रहे हैं। देखो तिरंगा यात्रा निकल रही है। हाँ। तिरंगा यात्रा क्यों निकल रही है? यही बताता है कि भारत के युवाओं का जोश। देखो तो जी क्या हुआ कि जब जैसे ही ये हमले शुरू हुए तो चंडीगढ़ की एक मैंने खबर देखी, तो उसमें यह था कि वॉलंटियर्स के लिए एप्लीकेशन, तो इतनी भीड़ लग गई जैसे किसी हीरो हीरोइन के आने पर जो उसको देखने के लिए भीड़ लगती है, तो हजारों की संख्या में युवक और युवतियां अपने आप को रजिस्टर कराने पहुंचे कि हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं सेना को। तो ये आप देखो कि ये आखिर में आया कैसे जज्बा। जब मोदी जैसा नेतृत्व होता है तो देश ऐसा चमत्कार करता है, तो ये तो मानना पड़ेगा। आप कांग्रेस के नेतृत्व जाएंगे, उनके पेट में दर्द होगा, आप इसमें तो उनको दवाई खा लेनी चाहिए थी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये तो मानना